सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एयरफोर्स एग्जाम की तैयारी के लिए रागा का एक स्पेशल मॉक टेस्ट, जिसमें कि आपको जीके, साइंस, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो है साथ ही आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो एंड तक जरूर से देखिएगा। और साथ ही आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको रीजनिंग के एनालॉजी से एक क्वेश्चन दिया गया है। और एयरफोर्स एग्जाम में जो है आपको एनालॉजी से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें कि शब्दों के बीच में वही संबंध हो जो दिए गए युग्म के शब्दों के बीच में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जिस प्रकार एनीमोमीटर का रिलेशन जो है वो वायु के साथ में है, उसी प्रकार से आपको ये बताना है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है यहाँ पर ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए, तो यहाँ पर जो है आपको दिया गया है सिस्मोग्राफ, भूकंप। ठीक है, ये ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाता है। अब क्यों हो जाता है तो इसके बारे में सुनिए। तो हम जानते हैं कि जिस प्रकार एनीमोमीटर जो होता है ये एक यंत्र होता है जो कि वायु की गति का मापन करता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए ऑप्शन बी जिसमें कि सिस्मोग्राफ दिया गया है ना, तो सिस्मोग्राफ भी एक यंत्र होता है जो कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर जो है आपको रीजनिंग के सीरीज का एक क्वेश्चन गिवन है। और यहाँ पर देखिए सीरीज क्या दी गई है, 7, 11, 20, 36 और 61। ठीक है, और आगे जो है क्या नंबर यहाँ पे आएगा ये पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे सीरीज को नोट डाउन कर लेते हैं। तो 7, 11, 20, 36 और 61। आप लोग भी जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसको ट्राई जरूर से कीजिएगा और अपना सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अब देखिए 7 से यहाँ पे 11 की ओर जा रही है सीरीज, यानी कि प्लस का 4 हुआ होगा। फिर जो है यहाँ पर देखिए 11 से 20 यानी कि प्लस का 9 हुआ होगा। तो अब +4 और +9 से आप लोग यहाँ पे क्या सोच पा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जिस प्रकार 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 7 के साथ में जो है मैं 2 का स्क्वायर ऐड कर लूंगा यानी कि 4, तो 11 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो है हम 11 के साथ में 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, ठीक है, उसको ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 के साथ में अगला हम क्या करेंगे तो यहाँ पे जो है 4 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 36 आ जाएगा। और 36 में जो है 61 लाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे तो 36 में जो है हम 5 का स्क्वायर जो कि 25 होता है वो ऐड करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से जो है अगला हमारा यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 + 61 यानी कि कितना हो गया 7 और ये 9 यानी कि 97 आ जाएगा। ठीक है, तो 97 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा टेक्स्टबुक.com और उसकी एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड इन तीनों एग्जाम्स के लिए जो है आप लोग टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन की सहायता से जो है मॉक टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यहाँ पे लगा सकते हो। और साथ ही जो है इन्हीं टेस्ट सीरीज के अंदर आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपके एग्जाम के पैटर्न और जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है, यानी कि यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है कुछ फ्री टेस्ट भी दिए गए हैं, तो उनको भी जो है आप लोग यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक को जो है मैं रिकमेंड करूंगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए, तो आप लोग जो है इसको इनरोल जरूर से कर लीजिएगा। और टेस्ट को परचेस करते टाइम आप लोग हमारा रेफरल कोड DP10 जरूर से यूज कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास के अंदर 10% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है एक ही पास के अंदर आप लोगों को सभी एग्जाम्स के लिए एक्सेस भी देखने को मिल जाता है, यानी कि एक ही पास के अंदर जो है आप लोग सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इससे जुड़ी हुई जो भी लिंक्स हैं वो आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो जल्दी से जो है इसके लिए एनरोल कर लीजिएगा और कोड यूज करना मत भूलिएगा DP10। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, वो इनमें से किसके द्वारा जो है लिखा गया है यानी कि रचित किया गया है। ठीक है,
तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो आपका जो है वन एंड ओनली करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इजी क्वेश्चन है, बार बार जो है एग्जाम्स में रिपीट होता है, डिफेंस में स्पेशली। तो जो है यहाँ पर देखिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन अक्सर बनते रहता है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो अमार सोनार बांग्ला है, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और इसकी जो रचना हुई थी वो आपके 1906 में की गई थी। ठीक है, कब हुई थी? बंगाल विभाजन जब हुआ था ना, तो उसके बाद में जो है 1906 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, और उसके बाद में 1972, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। तो 1972 में जो है इसकी जो पहली की 10 पंक्तियां थी, ठीक है, यानी कि ये जो अमार सोनार बांग्ला जो गीत था, इसकी जो शुरू की 10 पंक्तियां थी उसको जो है बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग जो है यहां से याद रख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जो कि साइंस का एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऐसा है जो कि परिपथ यानी कि सर्किट के अंदर जो है विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता हो। ठीक है, ऑप्शंस हैं गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटोमीटर, बैरोमीटर या फिर स्फेग्नोमीटर। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी। देखिए धारामापी जो कि विद्युत परिपथ में जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाने में यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो चुंबकत्व मापी यानी कि मैग्नेटोमीटर क्या होता है? तो चुंबकीय पदार्थों में जो है चुंबकन का मापन करने के लिए, ठीक है, इसको यूज में लिया जाता है। बैरोमीटर का आपको पता ही है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र होता है। और ये जो रक्त दाब मापी है ना, वो आपके क्या करता है, जो धमनी होती है ना, उनमें जो है अपने ब्लड को जो प्रेशर होता है उसको मापने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, यानी कि सेबी। देखिए लास्ट प्रैक्टिस सेट में आपको मैंने सेबी के बारे में बताया था। ठीक है, सेबी क्या करता है? तो ये म्यूचुअल फंड वगैरह के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो सेबी का जो है हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आरबीआई वगैरह के हेडक्वार्टर और साथ ही जो है इसरो वगैरह के हेडक्वार्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोग एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलता है। तो सेबी का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, ऑप्शंस हैं इंदौर, कोलकाता, मुंबई या फिर चंडीगढ़। तो सबसे पहले हम जो है सेबी की स्थापना की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। ठीक है, और उसको वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो इसको वैधानिक दर्जा जो था, ठीक है, वो 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। ठीक है, ये चीज जो है आपको मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताई थी। और सेबी का जो हेडक्वार्टर यानी कि जो मुख्यालय है ये कहां पर है? तो ये मुंबई के अंदर स्थित है। ठीक है, यानी कि जहां पर आरबीआई का हेडक्वार्टर है वहीं पर जो है सेबी का हेडक्वार्टर है। काम क्या है इसका? तो भारतीय स्टॉक बाजार का जो विनिमय और पर्यवेक्षण होता है वो सेबी के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर जो है वो कौन सी पीएच सीमा तक जो है काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले पीएच की बात करते हैं। तो किसी भी विलयन की जो अम्लीयता या फिर जो क्षारीयता जो होती है ना, उसको व्यक्त करने के लिए जो है हम पीएच स्केल को या फिर पीएच मापदंड को जो है यूज में लेते हैं। ठीक है, और मानव शरीर की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 7 to लेकर 7.8 तक। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, वो किस उपन्यास से परिलक्षित हुआ है। तो ये जो है अभी आपके आईसीजी एग्जाम के अंदर आया था क्वेश्चन, आपको याद होगा। ठीक है, और काफी बार जो है ये क्वेश्चन आपके रिपीट होता ही रहता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास है आनंद मठ, वहां से लिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। देखिए 26 जनवरी 1950 को जो है इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन और पूछा गया है या फिर जो है काफी बार पूछा जाता है कि पहली बार कहां पर गाया गया इसको। ठीक है, फर्स्ट टाइम पर। तो याद रखिएगा इसको जो है 1896, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था कोलकाता का, वहां पर जो है इसको पहली बार गाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगीत को। तो याद रखिएगा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
और यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद से जो है इसका नेतृत्व किसने किया था। तो यहां से भी क्वेश्चन आते रहता है, तो इसको देखिएगा। यहां पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलवी अहमद उल्ला, ठीक है, जिन्होंने फैजाबाद से जो है 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था, ठीक है। बेगम हजरत महल की बात की जाए तो यहां पे हो जाएगा आपका लखनऊ, ठीक है। इसके अलावा खान बहादुर की बात करें तो ये बरेली। यहां से जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए इनका ध्यान रखिएगा। कुंवर सिंह की बात करेंगे तो ये हो जाएगा जगदीशपुर, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे देखिए आपको जो है मिसिंग नंबर का एक क्वेश्चन गिवन है, और यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है फिगर के अंदर इस जगह पर क्या आएगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो इसको जो है आप लोग यहाँ पर रो वाइज सॉल्व कर सकते हो। रो वाइज बोलने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए कि 38 आ रहा है, ये पता लगाना है कि कैसे आया है, और यहाँ पर 54 आया है तो ये कैसे आया है, ठीक है। तब हमें ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो अगर एक चीज हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करिए कि ये जो 3 है, ये 2 है और ये 5 है, ठीक है। इनका आप लोग जो है स्क्वायर करके आपस में ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, और साथ ही जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो देखिए 38 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये हो जाएगा आपका 4। तो देखिए 49 और 1 50 और 1 54, ठीक है, हो गया 54। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, तो 5 का हो जाएगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। आपस में ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, तो 16 25 और 9 यानी कि टोटल हो गया आपका 50, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका राइट आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए 50। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें कि दी गई आकृति जो है वो अंतः स्थापित है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है इनमें से कौन से फिगर के अंदर ऑप्शंस में से ये जो आपको यहाँ पर फिगर दिया गया है, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा हो, ये बताना है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त भी है कि आपको जो है इनमें से किसी भी फिगर को घुमाने की अनुमति यानी कि रोटेशन की जो है अनुमति नहीं दी गई है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इन ऑप्शंस को देखो तो यहाँ पर जो है आपको पहला ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि बिल्कुल सही हो जाता है। कैसे, तो आपको जो है ये फिगर कहाँ देखने को मिल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर जो है आपको ये फिगर देखने को मिल गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी में अगर आप लोग चेक करोगे तो आपको ये फिगर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो कौन से वर्ष के अंदर आरंभ किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार जो है रिपीट हुआ है आपके डिफेंस में सीडीएस लेवल तक। तो याद रखिएगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि भारत सरकार के द्वारा एक दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है, जो कि किसी भी व्यक्ति को जो है मतलब कि भारतीय सिनेमा में जो है उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। और इसको पहली बार जो है दादा साहेब फाल्के की जो 100वीं जयंती थी 1969 में, ठीक है, दिया गया था, ठीक है। और अगर बात करें कब शुरू हुआ था तो आंसर आपको पता चल ही चुका है 1969। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, और मैथ्स में से जो है मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन उसी चैप्टर से ऐड किया है जहां से स्पेशली क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि 342 मीटर जो है लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है दौड़ रही है, ठीक है। और ये जो है रेलगाड़ी 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में जो है कितना समय लेगी, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड में आपको बताना है, ठीक है ना। तो सेकंड में बताना है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये मीटर में आपको दिया हुआ है 342, ये भी आपको मीटर में दिया हुआ है। तो हम इस 54 किलोमीटर पर आवर को जो है चेंज करेंगे सबसे पहले किसमें, मीटर पर सेकंड में। और आई होप कि आपको पता होगा कि इसको चेंज कैसे किया जाता है। तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी हिंदी में लिख रहा हूं, है ना, इंग्लिश में लिख रहा हूं लेकिन हिंदी वर्ड लिख रहा हूं, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाओगे। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, इसको जो है हमें 54 दिया हुआ है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 5/18 से। ये याद रखिएगा आप लोग, है ना, कन्वर्ट करने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं।
काफी लोग पूछते हैं कि सर ये आपने 5/18 से क्यों गुणा किया है, तो याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर से लेकर के जो है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 बार में, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोला जा रहा था कि ये रेलगाड़ी जो है ना वो 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में जो है कितना समय लेगी, यानी कि कुल दूरी आपको ये बतानी है, ठीक है। तो कुल दूरी निकालेंगे, उसके बाद में जो है समय निकालेंगे। तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, यहां पर दिया हुआ 342 मीटर, ठीक है। तो 342 मीटर प्लस पुल की लंबाई कितनी हो गई, पुल की लंबाई यहां आपको दिया हुआ है, देखिए 438 मीटर लंबा पुल, तो इसको हम जो है 438 को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, तो इधर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 780, ठीक है, 780 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। चलिए अब हमें ये बताना है कि समय, ठीक है ना। तो पुल को पार करने में समय कितना लगेगा, तो भाई साहब एक फॉर्मूला होता है कि समय बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा चाल, ठीक है। ये सब जो है हम उसी फॉर्मूले से निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय वाले से, ठीक है ना। तो अब देखिए दूरी आपके पास में है, टोटल दूरी कितनी है 780 बट्टे में चाल कितनी 15, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाला था ना। अब देखिए कैंसिल करोगे डायरेक्ट जो है आपका 52 में चला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पर जो है आपको वेन डायग्राम बताना है महिला, माँ और बहन के बीच में, ठीक है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस टॉपिक से भी जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, तो कॉमन हो जाएगा आपका यहाँ पे महिला, ठीक है। इन तीनों में कॉमन क्या हो जाएगा, महिला। अब देखिए बीच का कनेक्शन समझिएगा, ठीक है ना। अब आप माँ और बहन में समझिएगा, तो देखिए दोस्त क्या होता है कि किसी की जो माँ होती है ना वो किसी की बहन भी हो सकती है, और किसी की जो बहन होती है वो किसी की माँ भी हो सकती है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक पार्ट कॉमन रहेगा। आप लोग खुद सोचिएगा, आंसर जो है आपको खुद मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक वर्ड है एबाइड, ठीक है, इसको कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। तो केज वर्ड जो है इसको किस टाइप से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लॉजिक समझिएगा, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं इसको स्टार मार्क भी कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले ABIDE। अब यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है, तो अगर आप लोग ए के साथ में देखें ना तो यहाँ पर आपको 1 दिया हुआ है, ठीक है। फिर बी के साथ में देखें तो आपको 4 दिया हुआ है। अब देखिए एक का नंबर, तो ए का जो नंबर होता है वो अल्फाबेट में 1 ही होता है, ठीक है। लेकिन बी का नंबर तो 2 होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोग आई देखेंगे तो आई के लिए हम जो है यहाँ पर 81 दिया हुआ है, लेकिन आई का नंबर तो 9 होता है, यानी कि यहाँ क्या हुआ होगा समझिएगा, 1 का स्क्वायर कर देते हैं हम, बी का जो नंबर होता है 2 उसका भी स्क्वायर कर देते हैं, आई को जो नंबर है 9 अल्फाबेट में उसका भी स्क्वायर कर देंगे, डी का जो अल्फाबेटिक नंबर है 4 उसका भी स्क्वायर करेंगे, और ई जिसका अल्फाबेटिक नंबर होता है 5 इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो चलिए स्क्वायर कीजिए फटाफट से, 1 4 81 16 और यहाँ पर हो जाएगा 25। देखिए यही जो है आपको नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि अबाइड में क्या किया गया है कि जितने भी लेटर्स हैं उनका आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो केक में जो है हम डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं, तो सी कितने पे आता है 3 पे, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। ए 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। जी आता है 7 पे, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। ई का देखेंगे तो 5 5 का 25, और फिर डी का 4 4 का 16, ठीक है। आंसर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन सी के अंदर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बस स्क्वायर करके चलना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर देखिएगा मिसिंग नंबर का फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई साहब आप ये सोल्व इसको करके बताइए कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा, ठीक है। देखिए मिसिंग नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना इनको आप 2 2 3 3 टाइप से कर सकते हो। तो अगर आप लोगों का माइंड कुछ और सोच पा रहा है तो उसमें टेंशन मत लीजिएगा कि सर ने आपने जो है अलग तरीके से बताया और हमने भी जो है इसका आंसर सेम निकाल लिया लेकिन दूसरे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, तो अगर हम चेक करें यहाँ पर तो देखो
कि 9 इंटू मैं 3 कर दूं तो 27 आएगा, 27 में +1 करूं तो 28 आ जाएगा, 28 इंटू 3 करूं तो 84 आएगा, 84 में जो है +1 कर दूंगा तो 85 आ जाएगा। यानी कि लॉजिक आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं इधर दिखा भी देता हूं आपको। तो 9 से देखिए 28 और 28 से जो है 85, यहाँ क्या हुआ होगा समझिएगा। तो 9 को हम गुणा कर देते हैं 3 से, तो 9 3 27 और +1 28, ठीक है। 28 को भी जो है आप मल्टीप्लाई बाई 3 कीजिए, +1 कीजिए, 84 और 1 85, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो है आप क्या करेंगे यहाँ पर 17, तो 17 तिये 51 प्लस का 1 52, ठीक है। तो अगले में भी क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 1, तो 52, ठीक है। यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो क्या हो जाएगा 52 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 157 आ जाएगा, 157 आएगा, ठीक है ना। तो 157 देखिए कहां पर दिया हुआ है आपको, यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ठीक है ना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 157। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार से यहां देख लीजिएगा 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 1 22, 22 इंटू 3 66, 66 प्लस 1 67, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहां देखिए क्या क्वेश्चन है कि जिस प्रकार इस वर्ड का संबंध इसके साथ में है, ठीक उसी प्रकार आपको ये बताना है कि वार्डरोब का जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा, ठीक है। चलिए यहां चेक करते हैं क्या हुआ है। तो देखिए कि पहला लेटर सी दिया हुआ है जो कि आता है 3 पे, ठीक है। अगला लेटर बी दिया हुआ है यहाँ पर जो कि आता है 2 पे, फिर देखिए ए जो कि आता है 1 पे, उसी प्रकार से सी जो कि आता है यहाँ पर कितना पे 3 पे, ठीक है। यानी कि एक लॉजिक आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि पहले तो क्या हुआ है 3 से 2 यानी कि माइनस का 1 हुआ है, फिर देखिए 1 से 3 यानी कि प्लस का 2 हुआ है। चलिए मैं आपको एक बार ये बना करके दिखाता हूं। तो CANOPY ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसको किस टाइप से लिखा जा रहा है, BCKSKE से, ठीक है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि C आता है 3 पे और ये जा रहा है B की ओर यानी कि माइनस का 1 हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लस का 2 हुआ है। फिर यहाँ अगर आप चेक करें यहाँ पर N 14 पे आता है, 11 पे आता है K, ठीक है, तो यानी कि माइनस का 3। फिर यहाँ अगर आप देखोगे तो प्लस का 4, फिर यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो माइनस का 5 और यहाँ पे प्लस का 6, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है वार्डरोब के लिए हमें चेक करना है। तो वार्डरोब के लिए जो है चेक आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो जो है काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि कैसे ये सॉल्व करना है। तो देखिए इसके लिए जो है अगर आप लोग डायरेक्टली चेक करोगे तो सबसे पहले जो है क्या करना है हमें यहाँ पर माइनस का 1 करना है। तो माइनस का 1 करोगे तो क्या आएगा V, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको क्या चेक करना है यहाँ पर, उसके बाद आप लास्ट वाला चेक कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ कितना हो रहा था, प्लस का 6 हो रहा था ना, तो हम E में जो है प्लस का 6 ऐड कर देंगे, ठीक है। प्लस का 6 नहीं क्योंकि इसमें ज्यादा लेटर हैं, तो -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8, ठीक है। यानी कि यहाँ पर प्लस का 8 ऐड होगा। तो E के साथ में जो है प्लस का 8 ऐड करेंगे ना तो यहाँ पर M आएगा। तो VM आंसर में देख लीजिए कि V शुरू में आना चाहिए और M लास्ट में। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन नंबर C। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इस टाइप से जो है आप लोग टाइम बचा करके जो है क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अगले वीडियो में जो है मैं फिर से इसको कवर करूंगा कुछ ईजी ट्रिक्स के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है बायोलॉजी का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन है कि इनमें से किसे जो है कोशिका के शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल के रूप में जाना जाता है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को जो है इसका आंसर पता होगा। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। जीवन के लिए जो है आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को जो है करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से जो है कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। अब देखिएगा यहाँ पर ट्रिक क्या है कि पॉलिटी के अंदर जो है इसमें से एक क्वेश्चन एयरफोर्स में जो है काफी बार रिपीट होता है, ठीक है। और उसमें से भी जो है आपका अनुच्छेद, इसके साथ ही भाग और जो आपके अनुसूचियां हैं यहाँ से क्वेश्चन जो है मोस्टली देखने को मिलता है। उसके बाद में जो है आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नागरिकता, तो नागरिकता का यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी भाग 2 के अंदर, ठीक है। और भाग 2 में कहां से कहां तक, तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है ना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और मैथ्स का एक क्वेश्चन है। देखिए क्या सीन है यहाँ पर कि एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का जो अंतर है ना, यानी कि डिफरेंस, वो 3200 रुपए है, ठीक है। तो उसी संख्या का जो है 15 सही 1/2% जो है वो कितना होगा। चलिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उतना ही इजी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो संख्या है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो संख्या है वो x है, ठीक है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि एक संख्या के 38%, तो संख्या क्या है x और उसका 38%, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 38/100, ठीक है, क्योंकि 38% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा बट्टे में। अब देखिए बोला जा रहा है कि और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर, ठीक है ना, अंतर यानी कि माइनस, ठीक है, x इंटू कितना हो गया 22% बोला है ना, तो 22/100 और इज इक्वल टू में कितना है, टोटल अंतर 3200 रुपए का है, ठीक है ना। इसमें से देखिए 100 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर आपका, तो बट्टे में आ जाएगा 100, ऊपर आप देखेंगे तो कितना होगा 38x माइनस 22x इज इक्वल टू में 3200। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर आपस में, तो 38 माइनस 22 कितना हो जाएगा 16x, ठीक है। 16x इज इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 3,20,000, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 16 से डायरेक्ट कट जाएगा ये इधर, तो ये कितने में आ जाएगा, इस बार 20,000 आएगा। तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई 20,000, ठीक है ना। अब देखिए x की वैल्यू आपके पास में 20,000 है, आपको पूछा जा रहा है कि उस संख्या का 15 सही 1/2, ठीक है ना। तो 20,000 का 15 सही 1/2 क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 20,000 गुणे 31/2 गुणा 100, ठीक है। अब ये 31/2 गुणा 100 कैसे आया सर जी, तो इसको समझिएगा। तो देखिए हमें क्या दिया गया था 15 सही 1/2, तो देखिए इसको जो हम पूर्णांक को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 1 31, ठीक है। तो 31/2 आ जाएगा, और ये परसेंटेज में था तो इसको जो हमने परसेंट हटाया तो बट्टा में 100 आ गया, ठीक है ना। तो इसको जो है कंफ्यूज मत होइएगा लेकर के। तो अब अगर आप लोग यहां से सॉल्व करोगे ना, तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 3100, ठीक है ना। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 3100, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, जो कि देखिए कि ब्लड रिलेशन का एक सवाल दिया गया है और काफी प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रियांक जो है वो अक्षय का भाई है, ठीक है। सोनिया जो है वो सक्षम की बहन है, अक्षय जो है वो सोनिया का पुत्र है। तो प्रियांक जो है वो सोनिया से किस प्रकार से रिलेटेड है ये बताना है। चलिए क्वेश्चन में जो है आप लोग एक एक लाइन को लेके चलिए। तो बोला जा रहा है कि प्रियांक जो है वो अक्षय का भाई है, तो ये मान लीजिए कि कोई प्रियांक है, ठीक है, जो कि किसका भाई है, अक्षय का भाई है। चलिए ये मान लीजिए कोई अक्षय है, ठीक है ना, और ये इसका भाई है। अब क्या बोला जा रहा है कि सोनिया जो है वो सक्षम की बहन है, ठीक है ना। अब मान लीजिए भाई कि ये कोई सक्षम है, ठीक है, इसकी कोई बहन है जिसका नाम है सोनिया, ठीक है ना। चलिए अब बोला जा रहा है कि अक्षय जो है वो सोनिया का बेटा है, ठीक है। अब अक्षय कहाँ हो गया और सोनिया कहाँ हो गई, तो अगर आप यहाँ देखिए ये है, ये जो सोनिया है ना इसका बेटा है अक्षय, ठीक है, सोनिया का बेटा है अक्षय। चलिए अब बोला जा रहा है कि प्रियांक जो है वो सोनिया से किस प्रकार से रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है, यानी कि ये जो प्रियांक है ना ये इस सोनिया से किस प्रकार से रिलेटेड है ये बताना है। तो भाई साहब आपको चीज समझ में आ गई होगी। देखिए अक्षय और प्रियांक जो है वो आपस में भाई हैं, ठीक है, और सोनिया जो है वो अक्षय की माँ है। तो अक्षय की माँ है यानी कि प्रियांक की भी माँ ही है, ठीक है, यानी कि ये इसका क्या लगेगा, बेटा लगेगा सोनिया का। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी पुत्र, ठीक है। आई होप कि आपको जो है सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि सौर मंडल का जो है सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। आपके लिए ऑप्शंस हैं बुध, मंगल, शुक्र या फिर पृथ्वी। तो जो भी राइट आंसर होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा
तो ये भी जरूर से बताइएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक जरूर से कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी चीज आपको पूछनी है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।